हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसका ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप जल्दी से जाके देख सकते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आना तो बिल्कुल तय है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्लस इसके जो क्वेश्चन हैं वो दूसरे आपके चैप्टर से भी रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए इस वाले चैप्टर को और भी डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बेहतरीन तरीके से हम कर चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने देखा। जब मैं आपको एमसीक्यू करा रही थी उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई, प्लस हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कराने की कोशिश करी है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टेंट रिविजन और कॉन्स्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमारे चलता रहता है, बस आपको रेगुलर बने रहना है। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, पहला है हमारे पास, हाउ कैन सरप्लस बजट बी यूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अभी आप देख सकते हो कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है लेकिन इनडायरेक्टली पूछा गया है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, ये सब रट लिया होगा, उसकी सिचुएशन आपने रट ली, लेकिन अब वो आपसे कॉन्सेप्ट का टेस्ट ले रहा है कि ठीक है आपने बहुत समझ लिया ना बजट क्या होता है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक सरप्लस बजट बना रही हूँ तो वो कैसे इन्फ्लेशन के लिए यूज हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन की भाई महंगाई हो गई। जब मैं बात करती हूँ सरप्लस बजट की, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब कि भैया आपकी ज़्यादा इनकम आ रही है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो रिसिप्ट्स हैं या रिसीट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपेंडिचर, मीन्स यू आर इन अ फेवरेबल सिचुएशन, एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि आपका ही सरप्लस बजट होता है। सो हाउ सरप्लस बजट कैन बी यूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सरप्लस बजट रिफर्स टू अ बजट वेयर एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट्स आर मोर देन your estimated total expenditure. In the case of surplus budget, the government takes more money from the economy than it injects into it. It results a fall in the aggregate demand and the price level in the economy and helps to combat inflationary situation. अब देखो, जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई मैंने आपको समझाया है, इन्फ्लेशन कब होती है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और कमोडिटीज़ कम। दो तरीके से होता है, एक बार क्या होता है कि जब स्टॉक कम हो जाता है, दैट इज योर सप्लाई इज लेस देन योर डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा, एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि हमारा इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा जो डिमांड, हमें क्या करना है, अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो मुझे डिमांड को कम करना पड़ेगा। उस डिमांड को कम करने के लिए आप क्या करोगे, डिमांड कब करेंगे, अगर पैसा नहीं होगा जेब में तो कहाँ ही डिमांड करेंगे, तो पैसा उठा लो। पैसा उठा लो का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा बजट, सरप्लस बजट है, ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आ रही है, सो द गवर्नमेंट टेक्स मोर मनी फ्रॉम द इकोनॉमी देन इट्स इंजेक्शन, है वो ज़्यादा पैसा इकोनॉमी से कमा रही है, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज इतना पैसा नहीं रहेगा सबके पास, इन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी अपने आप ही गिर जाएगा। आपको ये समझना है कि जब भी मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूं, ठीक है, अगर मुझे इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो कहीं ना कहीं मुझे डिमांड को साथ में अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड होगा, तो एक्सेस डिमांड से क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हो कि उसको कम करना है, डिमांड को कम करना है, तो लोगों से पैसा छीन लो। पैसा छीन लो इन द सेंस कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, रिटर्न मिल रहा है, तभी तो सरप्लस है। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड अ कैपिटल बजट। देखो, जब मैं बात करती हूँ बजट के कंपोनेंट्स का, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपन अच्छे से।
बजट जो है मेरा, आपको पता है कि बजट एक तरीके से एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिकेट नहीं करता, ये एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस है। मैंने बजट बनाया, इसका मतलब क्या रहता है कि आपने एस्टिमेट किया कि लगभग इतना खर्चा हो जाएगा, फिर बाद में आप देखते हो कि मेरा पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, इस साल कितना खर्चा हुआ, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हो ताकि आगे आपकी प्लानिंग अच्छी हो। तो जो बजट के कंपोनेंट्स रहते हैं, एक होता है मेरे पास प्योरली बेस्ड ऑन रेवेन्यू बजट और एक मेरे पास होता है कैपिटल बजट। अब मैंने हमेशा आपको ऐसे बताया है कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मेरा रेवेन्यू बजट है, यानी डे टू डे रिकरिंग इन नेचर वाले बजट की मैं बात कर रही हूँ, वहीं पे जो मेरा कैपिटल है थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। रेवेन्यू बजट में भी मेरे पास दो सिनेरियोस आ जाते हैं। एक आ जाता है मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक आ जाता है मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वहीं पे कैपिटल में क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो अब जो हमसे पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपको इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, वर्सेस करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएट करके बताना है, राइट? तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है अपना। थिंक ऑफ अ गुड आंसर। रेवेन्यू बजट एक तरीके से रिकरिंग इन नेचर होता है ना, इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे आ जाते हैं। सो द मेन डिफरेंस आर revenue budget compromises only revenue receipts and revenue expenditure of the government, while the capital budget compromises of capital receipts and capital expenditure, जो मैंने पूरा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स ऑल सच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो, मैंने हमेशा आपको ये भी बताया है कि रेवेन्यू का बजट में हम देख लेना कि कुछ नहीं होता, ये डे टू डे वाली चीज़ें हैं। अगर कुछ बड़ा बिगड़ना है या सुधरना है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होगा, यानी कैपिटल में होगा। तो जब भी मैं रेवेन्यू की बात करती हूँ, यहाँ पे कुछ ही नहीं होता, ना ही तो ये आपके लिए कोई एसेट बना रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई आपके लिए एसेट बना रहे हैं, ना ही आपके लिए कोई लाइबिलिटी बना रहे हैं। नो एसेट, नो लाइबिलिटीज, यू हैव टू रिमेंबर जब भी हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं कैपिटल बजट में, या तो यहाँ पे एसेट बन रहे होते हैं, या तो यहाँ पे लाइबिलिटीज कम हो रही या बढ़ रही होती हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा होता है। जब भी हम कैपिटल की बात करें, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वहीं पर रेवेन्यू वाले में कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बिकॉज ये डे टू डे वाली चीज़ें, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। हमारा ही रहता है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसे हो सकती हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे? ओके। Question number 3. The government budget of a country cannot have fiscal deficit without the existence of the revenue deficit. Defend or refute the given statement. Fiscal deficit का फॉर्मूला क्या रहता है? Fiscal deficit रहता है मेरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस योर टोटल रिसिप्ट्स माइनस जब मैं कर देती हूँ हमारे बोरोइंग्स को या एक्सक्लूड कर देती हूँ बोरोइंग्स को। ये बात करने जो गवर्नमेंट का बजट है वो cannot have fiscal deficit without the existence of revenue deficit. आई थिंक कहीं ना कहीं जब हम लोग ये बात करते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, बिकॉज येस इट इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग वेज। व्हेन द रेवेन्यू बजट इज बैलेंस एंड द कैपिटल बजट शोज डेफिसिट, व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन द रेवेन्यू बजट बट द डेफिसिट इन द कैपिटल बजट इज ग्रेटर देन इट्स सरप्लस। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना कि पॉसिबल है क्या हमारे लिए, बिल्कुल पॉसिबल है कि गवर्नमेंट बजट जो है कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग्स, आप ये समझिए। बोरोइंग्स कब होती है? बोरोइंग्स हमारी कब होगी? जब हमारा एक तरीके से कि हम लोग खुद से पूरी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं एंड हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो अपने रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब मेरे जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं वो कम होते हैं देन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स।
राइट तो अगर आपका जो रेवेन्यू वाला बजट है अगर वो बैलेंस हो जाएगा तो क्यों कहीं से बोरोइंग करनी पड़ेगी फिस्कल डेफिसिट फॉर रेवेन्यू, और आपका कैपिटल बजट डेफिसिट होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट हैव अ फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रेवेन्यू बजट हो सकता है कि रेवेन्यू मेरा बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बजट मेरा बहुत अच्छा है, गड़बड़ कैपिटल बजट में भी तो हो सकती है ना, गड़बड़ कैपिटल बजट में भी तो हो सकती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हर बार ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वाला सिचुएशन नहीं, पॉसिबल है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो ना हो क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। कब होगा? जब रेवेन्यू बजट जो है हमारा बैलेंस्ड होगा लेकिन कैपिटल में डेफिसिट मुझे दिखेगा। सेकेंड सिनेरियो क्या है? व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन द रेवेन्यू बजट, या तो बैलेंस है या तो रेवेन्यू बजट बल्कि और सरप्लस है और आपका जो कैपिटल बजट है इज ग्रेटर देन इट सरप्लस, ठीक है, लेकिन जो डेफिसिट है वो कैपिटल बजट में ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट बजट में या फिस्कल डेफिसिट तभी पॉसिबल है क्या जब रेवेन्यू डेफिसिट है? तो हम बोल रहे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज आपको ये सिचुएशन गिवन है, या तो जो आपका रेवेन्यू बजट है वो बैलेंस्ड हो या तो आपका रेवेन्यू बजट सरप्लस हो। क्या है? या तो आपका जो रेवेन्यू बजट है वो बैलेंस्ड हो या तो सरप्लस हो। तो अगर हम ये कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, और हम कह रहे हैं भाई ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ना होने के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? बोरोइंग्स। हो सकता है हमारा आज का पूरा काम चल रहा है लेकिन पुराना पुछना हमारा कोई लोन हो, राइट तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि अगर हो सकता है कि रेवेन्यू बजट मेरा बिल्कुल बैलेंस में हो बल्कि सरप्लस में हो, लेकिन आपका कैपिटल साइड में गड़बड़ है, कैपिटल आपका सरप्लस नहीं हो पाया, कैपिटल आपका डेफिसिट में है, इसलिए आपको बोरोइंग्स करना पड़ा। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से ही आपका फिस्कल डेफिसिट हो, उसके विदाउट भी बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर? अब समझिए इस चीज को, टेक अ स्क्रीनशॉट, लैंग्वेज उसकी घुमा के गई है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डन? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनक्वालिटीज ऑफ इनकम, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड रीजन। टैक्सेशन जो है, जो डिफरेंट टैक्स लगते हैं आपके, टैक्स अभी को पता है डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, क्या कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इससे जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम की, कि भाई कोई ज़्यादा रिच है कोई ज़्यादा पुअर है, ये जो इनकम इनक्वालिटीज़ हैं उसको बैलेंस आउट करता है क्या? डू यू फील सो? हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद अ गिवन स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें जो टैक्सेशन है, हम टैक्स इसी तो लगा रहे हैं ताकि जो थोड़ा गैप है वो कम हो पाए, हम रिच पे टैक्स लगा रहे हैं ताकि उधर से पैसा निकाल के हम पुअर के लिए कुछ कर पाएं, तो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट तो है, राइट? सो द गवर्नमेंट में इम्पोज हायर टैक्सेस, बोथ द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द रिचर क्लास, रिड्यूसिंग देयर परचेसिंग पावर, ताकि और ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, एंड द गवर्नमेंट में यूज द सेम टैक्स रेवेन्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको सब्सिडाइज प्राइस में दे पाए, सो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू सपोर्ट देम। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है हमारे लिए, बिल्कुल सही, बिकॉज टैक्सेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग रिच से पैसा लें जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एंड उसके थ्रू वी कैन हेल्प द पुअर पीपल। ठीक है, तो रिच से टैक्स लेके वी कैन हेल्प द पुअर पीपल, सो दैट इज वाई उस इन दैट केस वी कैन से दैट की टैक्सेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेथड है, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गवर्नमेंट रेजेस एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स, विच इकोनॉमिक वैल्यू डज इट रिफ्लेक्ट? हमने बात करी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में पहला ही ये था दैट द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक गुड्स और नॉट। तो हमने देखा था नहीं कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो इंटरेस्ट लेगा नहीं, और गवर्नमेंट का काम है कि भैया वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करे, तो उनको तो बिल्कुल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा इलैबोरेट करके आपसे पूछा गया है कि अगर गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है एंड कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स को और अच्छे से बना रही है, तो इससे क्या होगा, कौन सी इकोनॉमिक वैल्यू को डिपेक्ट करता है?
कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं that the people of the country are happy with the government, plus the government is also working towards the betterment of the people, like increase in expenditure by the government on the public goods like defense, maintaining good education, good atmosphere, environment, law and order, ये सब के लिए अगर हम बात करते हैं for the people of the country, for example more expenditure on maintaining law and order raises the same sense of security among the people, any such expenditure raises welfare for the people. तो अगर इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि एक तरीके से हम लोग वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो इकोनॉमिक एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा इंक्रीज हो पाए। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, पब्लिक गुड्स में एक्सपेंडिचर करेगी, अच्छे से फ्लाईओवर्स बनाएंगी, पार्क्स बनाएगी, ठीक है, लेक्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, प्लस लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो सबको मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल रहता है। तो जब भी हम लोग ऐसी चीज़ों में एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक वो जो कोर वैल्यू है कि क्यों गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया जाता है फॉर द वेलफेयर, राइट, तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट बना रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि सारे क्वेश्चंस बहुत घुमा के हमने पूछे हैं आप सभी से। तो ये दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। टैक्स रेट्स ऑन हायर इनकम ग्रुप हैव बीन इंक्रीज्ड, व्हिच इकोनॉमिक वैल्यू डज इट रिफ्लेक्ट, एक्सप्लेन। देखो सिंपल सी बात है, अभी जो हमने इससे पहले बात करा था कि टैक्सेशन के बारे में कि टैक्सेशन एक अच्छी चीज़ है कि नहीं, तो उसमें हमने ये बाला आपको पूरा पॉइंट समझाया है कि टैक्सेशन का मतलब ही है कि जो लोग पे कर सकते हैं, जो रिचर सोसाइटी है, दोज पीपल हु हैव गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दे विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज टैक्स, एंड उस टैक्स का जो रेवेन्यू है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरों के बेटरमेंट के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, टैक्स रेट ऑन हायर इनकम ग्रुप्स हैव बीन इंक्रीज, यानी जो इनकम टैक्स वगैरह आप डायरेक्ट टैक्सेस बोल सकते हो वो इंक्रीज हो गए। तो इससे कौन सी इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हायर लेवल जो कमा रहे हैं लोग और लोअर इनकम विल फॉल, एंड दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड मोर रिसोर्स टू द गवर्नमेंट फॉर स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो सेम चीज़ को इलाबरेट करके बताया है कि अगर टैक्सेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, तो थोड़ी उनकी इनकम कम होगी, प्लस जो नीचे हैं, देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक सिंपल सी बात है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत बार बोल चुकी हूँ। सपोज अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो और कोई कमा रहा है सिर्फ 200 रुपये, ठीक है, अब मैंने इस पर टैक्स लगा दिया और आपकी इनकम हो गई अब सपोज 700 रुपये। अब कितनी हो गई, 700 रुपये होगी, चलो इसको 300 ले लेते अपन, ठीक है, इसको 300 ले लो। अब जो 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है और कहाँ पहले 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, तो दोनों में अंतर है ना, 700 रुपये का डिफरेंस और कहाँ से 400 रुपये का डिफरेंस। तो यही होता है, अगर हम रिच सोसाइटी से ज़्यादा टैक्स ले लेंगे तो ये जो गैप है ये कम हो जाता था, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कम हो जाता है। और जो ये डिफरेंस आया है, सपोज अगर मेरे पास डिफरेंस आया है 400 का, इस 400 को मैं उन 300 लोगों के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ, वही हमारा एक रीज़न रहता है कि टैक्सेस हमारे बढ़ जाते हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू इट रिफ्लेक्ट्स। गवर्नमेंट अपना ज़्यादा खर्चा करने लगेगी कि वो फ्री सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ एक बेसिक राइट होता है, एक बेसिक राइट है किसी का भी, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाता है, प्लस एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो ज़रूरी है कि आप ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे आपका ख्याल रखा जा रहा है, तो ये आपको अच्छा भी लगता है, राइट। और हम ये गवर्नमेंट से डिमांड भी करते हैं कि गवर्नमेंट को अपना हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट, तभी तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो पाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। तो स्पेंडिंग ऑन फ्री सर्विसेज टू द पुअर रेजेस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, and at the same time
helps in reduction of the income inequalities. It also helps in raising the production potential of the country by raising the efficiency level of the working class among the poor. देखो किसी का भी स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है, आप भी अपने लाइफ में कैसे बढ़ोगे, जब आप नई चीज़ें सीखोगे, अपने स्किल को बढ़ाओगे. सिमिलरली अगर कोई एक पुअर इंसान है, उसको अच्छी हेल्थ रहेगी प्लस उसको एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, तो वो भी तो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना. सो दैट इज़ वाई अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है ऐसी चीज़ों पे, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने पे, चाहे वो जो असेंशियल है ह्यूमन कोर के लिए, तो उससे आपको डेवलपमेंट इकोनॉमी में ज़रूर देखने को मिलेगा. तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड पीपल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो करेंगे. तो इससे क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा. और सेकेंड सिनेरियो जो आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो जाएंगी. वो कम हो जाएंगी. क्लियर? सो दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रमोट दीज थिंग्स. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट. ये सारे जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है कि आप कितने कंपीटेंट हैं, आप कितना समझ पाए हैं चैप्टर को, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. यहाँ पे कोई भी चीज़ रट्टाफिकेशन वाली अभी तक आपने नहीं देखी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम कैटेगराइज द आइटम इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड स्टेटिंग वैलिड रीजन. इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, एक्साइज ड्यूटी दिख रही है, इनकम टैक्स दिख रहा है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस दिख रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू दिख रहा है, रिकवरी ऑफ लोन दिख रहा है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज दिख रहा है, कस्टम्स दिख रहे हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स दिख रहे हैं. ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं. स्टार्ट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ठीक है, जब हम लोग रेवेन्यू बजट बनाते हैं ना, जब हम लोग रेवेन्यू बजट को बनाते हैं, जब रेवेन्यू बजट हमारा बनता है उसमें हमारे पास क्या आता है, एक आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक मेरे पास आता है कैपिटल. रेवेन्यू भी हमारा दो तरीके से है, एक है टैक्स रेवेन्यू और एक है मेरे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू. यहाँ पे भी हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं जल्दी से. अब आपके पास ये पूरा दिख रहा है ना आपको चार्ट, अच्छे से आपको फिगर आउट करके मुझे बताना है, बिकॉज इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हमने किया है, टैक्सेस पे, नॉन टैक्सेस पे, काफ़ी सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट 1 रुपये अर्न करता है, ठीक है, 1 रुपये अगर वो अर्न कर रहा है, उसमें से कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ जाता है, 3 पैसा कहाँ जा रहा है, 9 पैसा कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है बोरोइंग्स में, कॉर्पोरेशन टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है. ठीक है, बोरोइंग से पैसा ज़्यादा आ रहा है, बोरोइंग से पैसा आ रहा है यानी एक तरीके से आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में स्टडी कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है. सोचिए क्या होगा इसका आंसर. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड्स में आपको दिख सकते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है. क्लियर? ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, बाइफर्केशन आप समझ गए. अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, उसमें नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यूज आते हैं. तो टैक्स रेवेन्यू तो आपको नाम से ही दिख रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास एक्साइज ड्यूटीज आ गए, जो हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक्साइज ड्यूटीज आ जाएगा. इनकम टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है, जीएसटी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स कहाँ जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, लॉन्ग टर्म है ना, रिकवरी ऑफ लोन्स कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म में जाएगा. एंड बोरोइंग्स भी लॉन्ग टर्म में जाता है. वहीं पे जो कस्टम्स हैं वो भी एक तरीके से हमारे टैक्सेस में आता है, तो वो भी यहाँ आएगा. तो क्लियर सी बात है. अगर मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स को मैं ग्रीन से रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ. ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, जीएसटी अदर टैक्सेस आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा एंड कस्टम्स आ जाएंगे. एंड अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की, तो कैपिटल रिसिप्ट्स को मैं ग्रीन से ही अंडरलाइन कर रही हूँ. वो है मेरे पास बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज एंड रिकवरी ऑफ लोन.
समझ गए इस चीज को? ये जो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये टेस्ट करते हैं कि आपका क्या कैलिबर है, आपने अपने सब्जेक्ट को, आपने अपने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है, उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, ये रट्टाफिकेशन वाले नहीं हैं। आई थिंक इस पूरे अभी तक मैंने आपको 8 क्वेश्चंस कराए, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आई थिंक रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे पूरे इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे समझा, आप कितने कंपिटेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपको मिले, CBT, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। टू फ्रेंड्स दीपक एंड क्रिश were discussing the impact of increase in the GST rates on the luxury items as recently undertaken by the government. Krish was of the view that the most of the luxury items like foreign travel, imported cigarettes, etc. should be taxed exorbitantly, while the items related to the daily consumption of the poor and the middle class should be tax-free. Identify and explain the objective of the government budget, Krish is suggesting. आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, और ये ऐसा कॉन्वर्सेशन है जो हम डेली बेसिस पे अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप नहीं करते होंगे तो आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर ऐसा बोलते हुए सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। हर कोई ये चीज़ को बोलता है कि यार हम पे क्यों टैक्स लगा देते हैं, जो महंगे चीज़ें खरीदते हैं उन पर टैक्स लगाओ ना, क्योंकि वो इतनी महंगी चीज़ खरीद सकते हो तो मतलब वो सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, तो उस पर टैक्स लगाओ। आप डेली वाली चीज़ों पे क्यों टैक्स लगा रहे हो, ये तो सबका हक है, सबके सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिफाइन किया गया है या डिस्कस किया गया है, आपको मुझे बताना है। थिंक ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल सिचुएशन गिवन ओवर हियर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। क्लियर? देखो सबसे पहले तो अगर हमने बात करा हो टैक्सेशन का भी, इससे पहले भी 2 हमने क्वेश्चन करे जहाँ पे हमने बात करी कि रिच से टैक्सेशन ज़्यादा लिया जाता है ताकि पुअर लोग के लिए उसको हम हेल्प कर पाएँ। सो क्रिश इज सजेस्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर हम उसको कम करना चाह रहे हैं। सो जब हम बात करेंगे टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे कि आपको पता है वो इंसान ज़्यादा पे कर सकता है तो ठीक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे, ज़्यादा टैक्सेस देगा। जो इंसान जो अपने खुद का एक दिन का भी ढंग से नहीं कर पा रहा है गुजारा, आप उससे कैसे टैक्स लोगे, राइट? सो अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट में इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स एंड दिस विल रिड्यूस द परचेसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द रिच। ऑन द अदर हैंड, नो टैक्सेस मे बी इम्पोज ऑन कमोडिटीज परचेज बाय द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ऐसा नहीं कि उनके लिए सब चीज़ें फ्री कर दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब पे टैक्सेस वगैरह ना लगे। उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप लोग रिच से जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके लिए टैक्स लीजिए एंड उसके बाद वो जो टैक्स आपके पास आ रहा है उसको कहाँ यूटिलाइज करिए, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो उस चीज़ को परचेज नहीं कर सकते। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। अब जैसे कि यहाँ पे 2 फ्रेंड्स की कहानी गिवन है, हो सकता है आपको एक ग्रुप दे दिया जाए, एक इंडिविजुअल पर्सन का पर्सपेक्टिव दे दिया जाए, ऐसी ही केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना? तो इसलिए आपने जो पढ़ा है उसको जब कहानी के तौर पे आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर करोगे, ये आपको फिगर आउट करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? समझे इस चीज को कि नहीं समझे? तो जैसे कि हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, पढ़ा था ना अपन ने, पहले ही पढ़ा था कि भाई बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब आप पूरे क्वेश्चन पेपर में ढूंढ रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया नहीं है, कैसे क्या करें, और एक क्वेश्चन पूछा तो वो भी ऐसे पूछा, इससे अच्छा तो हम पढ़ते ही नहीं। देखो आपको ये समझना है कि आप ना, देखो मेहनत तो हम बोलते हैं ना कि एक गधा भी करता है, लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से बोलते हैं क्या? नहीं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो मेहनत जो आप कर रहे हो उसका भी एक डायरेक्शन होना चाहिए ना कि मेहनत क्या करनी है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया नहीं, सैम्पल पेपर आपने देखा नहीं, उसके बाद बस पढ़ने बैठ गए कि मैं तो पढ़ लूंगा, पूरी एक रात में बैठ के सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ये बेवकूफ़ी है। पहले आप ये तो देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, फिर उस तरीके से पढ़ाई की जाती है। समझ रहे हैं इस चीज को? ऐसा नहीं कि बस पढ़ने बैठ गए, आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन मुझसे घुमा के पूछ रहे हैं तो मेरे को सिर्फ टॉपिक को समझना है, बाद में मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं उसको अप्लाई कैसे करूं। आपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे रट डाले,
समझ गए। लेकिन आपको इस सिचुएशन को देख के कौन सा ऑब्जेक्टिव याद आया, वो तो आपको लिखना पड़ेगा ना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि जो इनकम इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी उसको कम करना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। ऐसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है, ठीक है। And they may also be provided with the subsidies on the essential commodities and this may increase their disposable income, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली, जो पिक्चर आपको यहाँ पे गिवन है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन नॉलेज एंड द पिक्चर। नाउ कॉमन सेंस इज कॉमन, वी नीड टू फिगर इट आउट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सोर्सेज ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स दिख रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स दिख रहा है जो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिख रहा है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी दिख रहा है, सेल्स एंड रिसिप्ट्स हमें भी दिख रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स भी दिख रहा है, फाइन्स भी दिख रहे हैं, मोटर व्हीकल लाइसेंस फी भी दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू जो टैक्सेस के थ्रू उन्होंने पूरा कमाया है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास आ रहे हैं। कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन द पिक्चर इनटू द टैक्स एंड द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। Plus, the government has started spending more on providing free services like education, health to the poor. In the light of the given statement, explain how government can use the budgetary policy in reducing the inequalities of the income. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के सिर्फ ये वाले क्वेश्चन की वजह से डालने की सोची कि अभी तक 3 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ जहाँ पे हमने इनकम इनइक्वालिटीज़ की बात करी है। इनकम इनइक्वालिटीज़ की जब मैंने बात करी उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि हम लोग चाहते हैं कि रिच से पैसा लेके उस चीज़ को अप्लाई करें हम लोग पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। यहाँ पे आपको पूरा उनने इलाबरेट ही करके दे दिया सिचुएशन और उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करो। मतलब आप ये देखिए कि चैप्टर को कितना घुमा के और डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ओवरव्यू पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। सोचो तुम चैप्टर छोड़ ही दो, पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ो, गो थ्रू करके पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमें पास उसको कैटेगराइज करना है आइटम्स को ऑन टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस बेसिस। तो सबसे पहले जब हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, टैक्सेस का तो नाम ही गिवन है भाई, अपन को इनकम टैक्स गिवन है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स गिवन है, फाइन्स तो आएगा नहीं इसमें, प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स, टैक्स ही गिवन है, नाम में गिवन है, तो क्लियरली अपन लिख सकते हैं। सो दैट इज वाई अपन लिख देंगे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन हमारे पास टैक्स आ गया, या सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स आ गया। उसके अलावा बचा क्या है अपने पास, फाइन्स बचा है और अपने पास बचा है मोटर लाइसेंस एंड व्हीकल। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट से, बिकॉज ये फाइन्स हैं, फीस हैं, फाइन हो गया, फीस हो गया, डिविडेंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं मेरे पास, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट सारी चीज़ें क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आती हैं। क्लियर। तो वही कौन कौन सी चीज़ें हैं, जब हम बात करते हैं हमारे पास जो टैक्स वाली रिसिप्ट्स हैं उसको मैं ग्रीन आपके लिए पिंक से कर देती हूँ। एक हो गया मेरे पास इनकम टैक्स, एक हो गया मेरे पास इंडिविजुअल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, एंड मेरे पास आ गया सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट टैक्स। वहीं पे जब मैं बात कर रही हूँ आपसे ये टैक्स रिसिप्ट्स की, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की, तो वो हो जाएगा मेरे पास फाइन्स और आ जाएगा मोटर व्हीकल लाइसेंस फी। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। मैंने कलर के थ्रू इसको इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी हैज 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है टैक्सेशन एंड नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसके लिए वेलफेयर हम करते हैं। So to reduce the inequalities in the income and the wealth, the government may adopt an expenditure policy which is in the favor of the lower income groups. The government expenditure on providing free services like education, health to the poor may positively affect the disposable income, and the budgetary policy of the government can use to reduce inequalities of the income. तो budgetary policy के तो 2 हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास रहता है कि आप inequalities को reduce कर सकते हो, दूसरा है जो public expenditure बढ़ाओगे तो वो भी थोड़े सक्षम बनेंगे कि हर बार देखो हम पुअर की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुअर को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि उस पॉवर्टी से निकल के आने की वो कोशिश करें। तो उसके लिए हमारे पास जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, नौकरी की कोशिश करें। राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम
The government provides free medicine to the economically backward section of the society. Identify and discuss the nature of the government expenditure indicated in the given statement. अगर आपको सभी को पता है भाई आयुष्मान भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कीम है, मेडिकल से रिलेटेड है कि भाई आपका 5 लाख तक का जो खर्चा है गवर्नमेंट उठाएगी और उसमें अफिलिएटेड आपके हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे आप एक आयुष्मान भारत का जो कार्ड रहता है आप उसको दिखा दोगे, उसके बेसिस पे आपका डायरेक्टली पैसा आ जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना रहता है। नॉट एवरीवन इज एलिजिबल, लेकिन बेसिकली पूरे जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए सारी चीज़ें करी गई हैं। तो अगेन ये हम चाहते हैं कि भाई उनको सही बेनिफिट्स मिले, वेलफेयर हो सोसाइटी का, इसलिए सारी चीज़ें हुई हैं। तो हमें क्या डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक कौन सा पार्ट है। ये जो एक्सपेंडिचर हमारे पास आता है अंडर दिस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ द एसेट और रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज। इससे कोई कैपिटल एसेट जैसा कुछ नहीं हो रहा। ये एक तरीके से जो खर्चा है ना, ये डेली बेस का खर्चा आप मान लो, तो ये क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिकॉज इससे कोई मेरे असेट्स नहीं बन रहे और ना ही मेरी लाइबिलिटीज़ कुछ ऐसी रिड्यूस हो रही है। ये खर्चा जो मुझे करना है, जैसे कि घर पर मेरे को राशन लेके आना है, वो खर्चा है ना मेरा, मुझे डेली बेसिस पे करना है। सिमिलरली इसका भी यही है, बिकॉज अगर मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए कुछ यहाँ पे करना चाह रही हूँ तो इससे ना तो मेरे कोई असेट बनेंगे और ना ही मेरी लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होंगी, इसलिए मेरा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर मैं कोई ज़मीन खरीद रही हूँ या मैं कैपिटल या बिल्डिंग बनवा रही हूँ, कोई फ्लाईओवर बनवा रही हूँ, तो वो मेरे लिए असेट है, लेकिन ये मेरे लिए असेट नहीं होगा, ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझना है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के और एग्जांपल जैसे कि सैलरी हो गया, बोनस वगैरह, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको डेली बेसिस पे करना है ये सारी चीज़ें, रिकरिंग इन नेचर चीज़ें जो बोलते हैं ना, वो सारी। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ओके। नेचर अगर आपसे पूछे, मतलब जो सिचुएशंस हमने पढ़ी है रेवेन्यू की, कैपिटल की, ये आपको लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी। व्हाट आर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सच रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग यानी इससे आपका कोई कर्जा नहीं बन रहा। ये आपकी कौन सी चीज़ें हैं, डेली बेसिस वाली रिसिप्ट्स हैं, तो कैपिटल वाली तो होंगी ही नहीं। सो कैपिटल रिसिप्ट्स वाली जब हम बात करते हैं, ये जो या तो आपके लिए क्रिएट कर देती हैं लाइबिलिटीज़ को। अब यहाँ पे क्या, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग मतलब आपके लिए खर्चा नहीं है, सॉरी वेट, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग यानी आपको कोई कर्जे में नहीं डाल रही, ठीक है। क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, सो व्हाट आर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में, जब हम लोग बोरोइंग्स की बात करते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स वगैरह की बात करते हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू बजट की, एक मेरे पास आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक मेरे पास आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। जो मेरे पास कैपिटल रिसिप्ट्स होता है उसमें मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। इसमें जो आता है हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब आता है, ठीक है। या डिसइन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो आप लोग, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग में क्या होगा, अगर आपके लोन्स रिकवर हो गए तो अच्छी बात है ना, आपका तो कर्जा कम हो गया, आपके लोन्स रिकवर हो गए, आपके असेट्स को बढ़ा देगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स की, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि अगर सपोज मेरे घर में कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू चल रहा है, 2 तरीके से उसको हैंडल कर सकती हूँ। या तो मैं किसी से कर्जा ले लूँ, या जो मेरे पास वैल्यूएबल चीज़ रखी, चाहे वो सोना हो, चांदी, उसको बेच के उस समय के लिए मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँ। तो अगर मैं डिसइन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मैं किसी की कर्जदार तो नहीं बन रही ना, कम से कम मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर लिया। तो सेम गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर लेती है। तो वो कब आता है मेरे पास, कैपिटल रिसिप्ट्स में। बिकॉज ना ही तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी बना रही है, ना ही उनके जो एक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स का रिडक्शन है। क्लियर। तो जब भी हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कुछ नहीं होता, कैपिटल में कुछ ना कुछ होता है। या तो ये आपके लिए एसेट बना देंगे, या तो जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है, ये हमारे लिए एक तरीके से लाइबिलिटीज़ हमारी एक जो थे वो दूसरों की जो लाइबिलिटीज़ उनको कम कर देंगे, हमारे असेट्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस जरूर कर देंगे। बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें कि मुझे पता था मेरे को डेली बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, अब वो नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, मेरे असेट्स कम हो जाएंगे, है ना। तो हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट्स के जो 2 कंडीशन है, पहला क्या होता है, ईदर क्रिएट्स
either creates a liability, सेकेंड आ जाएगा reduces assets। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ रिकवरी ऑफ लोन्स की कि मैं लोन को रिकवर कर रही हूँ, तो पहले तो मेरे को पता था एक फिक्स इंटरेस्ट मेरे पास आना, लेकिन अब तो लोन रिकवर हो गया तो आपके एसेट्स तो कम हो गए। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, अगर आप अपनी कोई चीज़ को बेच दोगे जो आपके लिए वैल्यूएबल थी, तो इससे आपके क्या होंगे, आपके लिए एसेट्स आपके कम हो जाएंगे। तो दोनों केसेस में मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेम चीज़ अगर मैं किसी से बोरो कर रही थी तो वो मेरे लिए मेरी लाइबिलिटीज को क्रिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछे नॉन डेप, यानी जो आपके लिए कर्जा नहीं बना रहे हैं, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स, बिकॉज ये आपके असेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, आपके लिए लाइबिलिटीज को नहीं बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स पूछा है। कैपिटल रिसिप्ट्स की दो कंडीशन लिखो कि या तो ये आपके लिए असेट को रिड्यूस कर देंगे या तो ये आपकी लाइबिलिटीज को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, या तो विल क्रिएट योर लाइबिलिटीज और रिड्यूस योर एसेट्स, फिर आपको लिखना है डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, द गवर्नमेंट अंडर द उज्ज्वल योजना is providing free LPG kitchen gas connections to the families below the poverty line. What objective the government is trying to fulfill through the government budget and how? I think again इसमें भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं, जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, उसको हम कम करना चाह रहे हैं। देखो, जब भी हम कुछ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जो एक फाइनेंशियल टर्म्स में हम कर रहे हैं, तो हमेशा वो इनकम इनइक्वालिटीज को कम करेगा। Through Ujjwal Yojana, the government is trying to reduce gap between the rich and the poor. The government sells LPG gas at a higher rate to those who can afford it, and revenue so collected from it is used to provide LPG gas connections free of cost to the other people या in the subsidized rate यानी कम रेट पे poor section of society को, and this reduces disposable income of the rich and increases that part for the poor. तो अगेन सेम चीज़, रिच से लेकर पुअर के लिए आप चीज़ें करना चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो कि भाई उनको एलपीजी कनेक्शन फ्री में मिले, तो जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो। कहीं ना कहीं अनफेयर भी लगता है, कहीं ना कहीं फेयर भी लगता है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी। एक्सप्लेन हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट बजट थ्रू टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज। टैक्सेस किस पे लगाओगे, रिच पे लगाओगे। एक्सपेंडिचर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। सब्सिडीज किसको मिलेंगी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। So the government can influence allocation of resources through taxes, subsidies and expenditure. By imposing the taxes on the rich people, या जो हम लोग हायर टैक्सेस लेते हैं, इट कैन डिस्करेज दीज ऑक्यूपेशन विच आर नॉट बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। अगर हम ऐसे टैक्सेस लगाएंगे जो हमें पता है जो सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाओगे तो सामने वाला हो सकता है उसको बंद कर दे। नेक्स्ट क्या है, बाय गिविंग सब्सिडीज इट कैन एनकरेज सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर बेनिफिशियल टू द पीपल। अगर मैं किसी चीज़ को सब्सिडाइज कर दूंगी कि यार अगर कोई गांव में जाके इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत टैक्सेशन वगैरह हम कम कर देंगे, आपको सब्सिडीज वगैरह मिल जाएंगी, कंसेशन मिल जाएगा, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। तो क्या होगा, वो जाके लगा सकता है जो हमारे लोकल एरियाज़ हैं या ऐसे जगह जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेट करिए, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या है, बाय ओपनिंग पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन द फील्ड्स वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज शाय ऑफ इन्वेस्टिंग, इट कैन प्रमोट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। देखो, आप सभी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है। उनका पूरा दिमाग इसी चीज़ पे चलता है कि कहाँ से प्रॉफिट कमाए, कहाँ से प्रॉफिट कमाए, उनका मेन कंसर्न यही रहता है। तो ऐसे में वो लोग बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं कि जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा उनको वहीं करना है।
वहीं पे गवर्नमेंट भी कैलकुलेटिव रहती है, लेकिन साथ साथ में उनको वेलफेयर भी देखना पड़ता है। अगर कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को आना पड़ता है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है? टैक्सेशन लगाना चाहिए। टैक्सेशन लगाओ, हायर रेट्स करोगे तो एक तरीके से जो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो काम, जैसे कि आपको पता है अल्कोहलिक हो गया, डेंजरस इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हमारे पास है, हार्मफुल केमिकल्स वाली, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट, सब्सिडीज़ आप प्रोवाइड करोगे तो सही इंसान तक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ यार हम भी काम कर सकते हैं, या बैकवर्ड एरियाज़ भी डेवलप होंगे। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि रेलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं कि सही तरीके से रिसोर्सेज को हम अपना बांटे। वहीं पे अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैं ज़्यादा ऐसी जगह पे खोलती हूँ जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा नहीं आना चाहता आगे, तो उसमें पब्लिक सेक्टर को आके काम करना चाहिए। दैट इज़ वाई वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे सभी। द गवर्नमेंट provides essential items of food grains almost free to the families below the poverty line with the objective to government is trying to fulfill through the government budget and how. I think again ये हमारे पास बहुत similar question है that by providing essential items of the food grains almost free to the families below the poverty line, the government is trying to reduce the gap between the rich and the poor, and the government taxes the rich, spends the amount on the poor, and this reduces disposable income of the richer section of the society and increases the disposable income of the poor. तो अगर आप यहाँ से पैसे लेके दूसरे की जेब में डालोगे तो उसकी जेब में पैसा बढ़ जाएगा ना। सेम चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसको ऑलरेडी हम लोग 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके आपने देखा कि सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा गया है। राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी हमारे पास ऐसा आता है आपको लिखना है द गैप बिटवीन so the gap between rich and poor will reduce leading to the reducing income inequalities. Okay? समझे? ऐसे लिखना है आपको। इससे बाद ये लिखोगे डिस्पोजेबल इनकम रिच की कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम पुअर की बढ़ जाएगी। ऐसे लिखना है। आंसर राइटिंग स्किल भी सीख लो थोड़ी, तो अपने काम आसान हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़रूरी है कि और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम समझ लें। लिखने का तरीका अगर आप सीख गए तो बोर्ड में आधी जंग आपने एक तरीके से जीत लिया। आपको ये समझना है, मेन कंसर्न स्टूडेंट्स का यही रहता है कि आता सब है, समझ सब लिया, लेकिन लिखता इतने बुरे हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। MCQs क्यों ऐसे लिखते हो भाई? हैं? ये बी लिख दोगे या तो तुम लिख दोगे रिड्यूसिंग, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दोगे आंसर ये। भाई नंबरिंग एक MCQ लिखने का तरीका होता है ना कि चलो आपने पहला क्वेश्चन लिखा, इसका A है, फिर आप उसको लिखो पूरा। ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है कि पहले आप अपना यहाँ पे नंबर डालो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन डालो, उसका उसको पूरा लिखो। तो आप अगर आप ऐसे अधूरा लिखते हो ना, टीचर को इरिटेट करते हो आप। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन लिकर, गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स ओन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्लेशन टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन सुपर रिच पीपल, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस वाले जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए उसमें हमने डिस्कस करें। अब बताइए जल्दी से क्या होंगे आंसर्स? और गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन ये लिंकर पे जो लिकर है ना, अभी हमने बात करी थी कि हार्मफुल चीज़ों पे टैक्सेशन बढ़ा देगा तो हो सकता है कि एक तरीके से उनका कम हो जाएगा बढ़ना,
है ना, तो इसलिए हमने क्या बोला था, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड क्या था, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है अपना खुद का एक्सपेंडिचर ताकि वो एग्रीगेट डिमांड को डिफ्लेशन में इंक्रीज कर पाए, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ पाए। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन सुपर रिच पीपल, तो रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। अभी प्रीवियस वाले अब मैंने पॉइंट में भी आपको ये चीज बताई है, वहां पे अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रही है। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है अभी आपने सॉल्व कर लिया, आपको लग रहा है यार ये तो बढ़िया है, बन गया। अब सोचो, सिर्फ आपने इतना लिख लिया, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है ना, तो अगर हम एग्जाम्पल्स को अभी लिख लेंगे तो हमारे एग्जाम में कितने काम आएंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, फिर से देखिए कि अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स को लिकर जैसी चीज पे, एक लिकर क्या है, अच्छी चीज नहीं है, हम नहीं चाहते कि भैया सोसाइटी में चीज बढ़े, तो अगर इस पर हम ज्यादा हैवी टैक्सेस रख देंगे तो इसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम धीरे धीरे बंद तो हो, तो हम क्या चाहते हैं, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। वहीं पे अगर मैं कुछ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को हैंडल करने की सिचुएशन को चाहती हूँ, मतलब कुछ चीजें इनस्टेबल हैं, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगा। अगर मैं पैसा सुपर रिच पीपल से लेके पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हेल्प करना चाह रही हूँ, तो मैं रीजनल इनकम इनक्वालिटीज को कम करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। सी रेवेन्यू डेफिसिट आप सभी को पता है कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, जब मैं बात करती हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है भाई साहब, बताओ जल्दी से। फिस्कल डेफिसिट हमारा निकलता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू आपको पता है रिकरिंग इन नेचर है, डे टू डे वाली चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब अगर कोई ऐसी कंट्री, डेफिसिट का मतलब समझते हैं कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंट्री का डे टू डे कंडीशन भी सही से नहीं चलता। आप डेवलपमेंट क्या करोगे जब आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, आप खुद ही के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस को भी इनकर नहीं कर पा रहे हो। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे कहीं ना कहीं बोरोइंग्स के लिए तो जाना पड़ेगा, बोरोइंग्स के लिए जाना पड़ेगा। एंड फिस्कल डेफिसिट आप सभी को पता है टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। आप भी सोचो कि आज मुझे ज़रूरत है सपोज 10,000 की, ठीक है, लेकिन जो मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है सिर्फ 8,000 हैं, ठीक है, 8,000 हैं, तो ये 2,000 जो हैं गवर्नमेंट को कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है या तो बोरोइंग्स करना पड़ता है, डिपेंड करता है वो क्या चूज करते हैं, लेकिन दोनों में ही गवर्नमेंट को एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो बोरो करता है तो फिस्कल डेफिसिट होगा, अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो उस केस में फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, राइट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट कैन बी एक्सप्लेन इन सर्टेन पॉइंट्स। पहला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ओवर द गिवन फिस्कल ईयर, जो मैंने अभी आपको लिख को बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वहीं पर जो मेरा फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो उसका इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख के बताया था, है ना, ये यहाँ पे वाले पॉइंट पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से। डन, सेम चीज यहाँ पे लिखिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लो अब। डन, क्लियर। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट मेरा ये इंडिकेट करता है, फिस्कल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है,
तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट मेरा आता है तो उस केस में मुझे बोरोइंग करनी पड़ सकती, जो डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स। देखो अभी जैसे कि मैंने आपको रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया, फिजिकल डेफिसिट डिस्कस कर लिया, प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिजिकल डेफिसिट को हम लोग बोरोइंग्स भी लिख सकते हैं, तो सपोज बोरोइंग्स से आपको समझा देती हूँ। अगर मैंने बोरोइंग्स करी हैं 25,000 की या 20,000 की सपोज, और अगर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट्स करी, बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट को कई बार बोरो इसलिए भी करना पड़ता है बिकॉज उनको किसी और चीज़ का इंटरेस्ट देना है, क्योंकि बोरोइंग्स के लिए भी बोरो करना पड़ता है ना, कि मुझे कहीं लोन चुकाना है तो उसके लिए मुझे उधार लेके लोन चुकाना पड़ रहा है, उस वाली चीज़ को इंडिकेट करने के लिए होता है। फिजिकल डेफिसिट मुझे बोरोइंग्स के बारे में बताता है, और जो मेरे इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं मुझे किसके बारे में बता रहे हैं। सपोज इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गया मेरे पास 20,000, ये भी इस केस में आ जाएगा ना जीरो, कि मतलब आपने जितना भी बोरो किया है, सपोज फिजिकल डेफिसिट मैंने किसी से 20,000 रुपये बोरो करे, तुमने इंटरेस्ट कितने का दे दिया भाई, 20,000 का ही दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कैसे निकल के आ जाएगा, जीरो। कि मतलब जितना भी आपने बोरो किया है वो सारा का सारा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही जा पा रहा है। So the zero primary deficit means that the government has to resort to borrowings only to meet interest commitments on the earlier loans। यानी जितना भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, कि जितना भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए बोरो कर रही है, वो है उसके सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, बाकी उसका और कोई खर्चा ऐसा नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ बोरो किसके लिए कर रही है, ताकि वो अपने बोरोइंग्स के लिए सही टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट कर पाए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सभी। अ गवर्नमेंट बजट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 4,400। प्राइमरी डेफिसिट अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है। प्राइमरी डेफिसिट अपना होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट इज 400 करोड़, यानी ये डेली बेसिस का अपना खर्चा चल रहा है। हाउ मच इज द फिजिकल डेफिसिट, बताइए फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। तो फिजिकल डेफिसिट आप सभी को पता है, फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पॉइंट गिवन है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पॉइंट मुझे गिवन नहीं है, और मुझे फिजिकल डेफिसिट गिवन है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स भी तो हो सकता है, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो भी तो मेरा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। कैसे आएगा, जब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या होता है, जब मैं बात कर रही हूँ फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो अगर मुझे फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दिस। तो मुझे प्राइमरी डेफिसिट ऑलरेडी गिवन है 4,400 एंड इंटरेस्ट पेमेंट मुझे ऑलरेडी गिवन है दैट इज ऑफ 400 करोड़। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो मेरा पास टोटल कितना आ जाएगा 4,800, बिकॉज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मुझे हर बार मुझे इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है, दैट इज वाई मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4,800 करोड़। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझिए इस चीज़ को। देखो सबसे पहले उनने क्या लिखा है कि अपना प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स, की फिजिकल डेफिसिट जो रहता है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन है मुझे प्राइमरी डेफिसिट गिवन है और मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है। इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ गिवन है, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली बेसिस से मुझे एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है 400 करोड़ का, और जो मेरा प्राइमरी डेफिसिट है वो कितने का है 4,400, ठीक है। एफडी मुझे नहीं पता, माइनस आईपी हो गया 400, तो सिंपल से बात है एफडी कितना हो जाएगा मेरे पास 4,400 प्लस आप कर दो 400, तो जो मेरे पास टोटल आंसर आएगा वो कितने का आएगा, करोड़्स में गिवन है मुझे, ओके, प्लस यहाँ पे आपको रुपीस का साइन लगाना पड़ेगा।
समझे इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास। इन अ गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज 10,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट इज 8,000 करोड़, हाउ मच इज द फिजिकल डेफिसिट? आई थिंक अब तो काफ़ी इजी हो गया आप सभी के लिए कैलकुलेट करना, बिकॉज मुझे डायरेक्टली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। मेरे पास 10,000 8,000 है, दोनों को ऐड कर दूंगी 18,000 आ जाएगा। दैट प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो 10,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 18,000 करोड़। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। समझ गए इस चीज को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स हमारे पास। इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 50,000 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर 70,000 करोड़, हाउ मच इज द फिजिकल डेफिसिट? अब मुझे यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है 50,000, बोरोइंग्स मुझे गिवन है 27,000 और मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा कितना होगा फिजिकल डेफिसिट। आप सभी को पता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मेरे पास। जब मैं बात करती हूँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल मेरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। राइट, तो ये जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, इससे जब मैं टोटल रेवेन्यू को रिमूव कर दूंगी तो उससे क्या मैं निकाल रही हूँ? अपने एक्सक्लूड कर रही हूँ बोरोइंग्स को, तो मेरा आंसर क्या होगा? लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में तो मेरा ये भी आ रहा है ना, इसमें भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो रेवेन्यू आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो नया फॉर्मूला बन जाता है वो क्या हो जाएगा? अब इसमें एक और हमारे पास गिवन है कि द गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट इज 50,000 एंड द बोरोइंग्स आर 75,000। ये भी एक हिंट है, ये चीज़ हम भूल ही गए देखना कि अगर मुझे लिखा है कि बोरोइंग 75,000 है तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है हमें बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स, तो डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट को आप 75,000 लिख सकते हो। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल्स तो अभी हमने देख लिए है ना, उसी में से अपन लिख देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे वाला खर्चा जो हमें करना पड़ता है, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें करना पड़ता है। तभी तो हमने बोला था यहाँ वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बजट इज दिस मच। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज 400 करोड़, ये भी हमने देखा। तो जो खर्चे तो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है, ना ही आपके लिए कोई असेट बना रहे हैं, ना आपकी लाइबिलिटीज वगैरह में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना असेट ना लाइबिलिटी, दोनों केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। लाइक सैलरीज भी डेली पेमेंट है, हमें करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। सिमिलरली इंटरेस्ट पेमेंट, किसी से पैसा लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा। राइट, तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और भी 2-3 एग्जाम्पल्स आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी हैव डिस्कस अराउंड 7 to 8 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। डन। ओके, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का पूरा सेशन। अराउंड 22 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें, मोर देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बिकॉज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाई ऑर्डर वाली थी, अलग से पूछी गई, जो हमने इसमें नहीं पढ़ा था, अलग वाले चैप्टर में पढ़ा था, उससे कनेक्ट करके पूछी गई। लेकिन जो मुझे लग रहा है जो सीबीएसई में जो इनडायरेक्ट तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको टैकल करने के लिए जैसे क्वेश्चंस आने चाहिए वो क्वेश्चंस मैंने इसमें आज इंक्लूड करें। तो आपको कैसा लगा सेशन, आपको मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। एंड वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग कवर करते हैं आप सभी के लिए, वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths, Crash Course and Spoken English course भी हम आपको provide करते हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल
मेरे साइट्स पे आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और इसी तरीके से आपको बने रहना है मेरे साथ टिल द एंड, राइट स्टूडेंट्स? तो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कंसिस्टेंसी इज द की। इसी चीज़ को ध्यान में रख के रोज हमें लगातार हार नहीं माननी जब तक हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। फाइन, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।